इतिहास इतिहास किस विषय से मुख्यतः संबंधित होता है? इतिहास अतीत यानी बीते समय की घटनाओं, समाजों और राजाओं का रिकॉर्ड होता है। यही है अतीत। ठीक। प्राचीन यूनान में इतिहास लेखन की नींव किसने रखी थी? तो ये थे हेरोडोटस। हेरोडोटस ने सबसे पहले व्यवस्थित रूप से ऐतिहासिक घटनाओं को लिखा था। किस विचारक ने कहा था कि इतिहास की व्याख्या तार्किक प्रमाणों के आधार पर होनी चाहिए? तो थियोसीडाइडिस ने इतिहास को भावनात्मक नहीं बल्कि तर्कसंगत विश्लेषण पर आधारित बताया था। ये कौन थे? थियोसीडाइडिस। ठीक। नेक्स्ट, द हिस्ट्रीज नामक ग्रंथ किस विद्वान की रचना है? तो यह हेरोडोटस द्वारा लिखा गया एक प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ है। ठीक। हेरोडोटस। इतिहास का जनक यानी फादर ऑफ हिस्ट्री की उपाधि किसे दी गई थी? तो हेरोडोटस को, क्योंकि उन्होंने इतिहास को दस्तावेज के रूप में पहली बार लिखा। ठीक। कौन थे ये? हेरोडोटस। इतिहास अपने को दोहराता है, यह किस विचारक का कथन है? इस इतिहास अपने को दोहराता है, इसका मतलब है कि अगर हम इतिहास से नहीं सीखते हैं तो वही गलतियां दोबारा होती है। तो ये कथन था हीगेल का। ठीक है। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि हम कभी कुछ नहीं सीखते। यह विचार किसका है? ये विचार था जेबी ब्यूरी का। लोग बार बार वही गलतियां करते हैं जो इतिहास में पहले हो चुकी है। ये कहना था जेबी ब्यूरी महोदय का। सारा इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यह कथन किस विचारधारा से जुड़ा हुआ है? सारा इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यह कथन किस विचारधारा से जुड़ा है? तो यह कार्ल मार्क्स विचारधारा से जुड़ा हुआ है। इतिहास हमेशा दो वर्गों के बीच होता है। ठीक। एक शोषक और एक शोषित के संघर्ष से आगे बढ़ता है। ठीक। और इस विचारधारा को कार्ल मार्क्स ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मार्क्सवादी इतिहास दृष्टिकोण को सही ढंग से दर्शाता है? तो यही था कि इतिहास शोषकों और शोषित के संघर्षों का एक सिलसिला है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह संघर्ष की एक कहानी है, जिनके पास सत्ता है और जिनके पास नहीं है। यानी इतिहास शोषकों और शोषितों के संघर्ष का एक सिलसिला है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो यह एक सिद्धांत है जिसमें माना जाता है कि हर सामाजिक बदलाव जो है संघर्ष से आता है। यानी यह मार्क्स का विचार था। कौन? कार्ल मार्क्स। वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को समझाने के लिए कार्ल मार्क्स ने किस सिद्धांत का उपयोग किया?
द्वंदात्मक भौतिकवाद। ठीक, किस सिद्धांत का? द्वंदात्मक भौतिकवाद यानी डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। ठीक, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। इसमें कहा गया कि समाज बदलता है संघर्षों की वजह से। ठीक है, इतिहास बीते समय की राजनीति है, यह कथन किसने दिया? तो ये ट्रेवेलियन ने इस कथन को दिया था कि इतिहास बीते समय की राजनीति है। ठीक, इतिहास जो है वो पुराने समय की राजनीति का एक दस्तावेज है। ठीक, यह विचार जो है ट्रेवेलियन ने ही दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित दिए गए लेखकों को उनके विचारों से मिलाएं और सही विकल्प चुनिए। तो क्वेश्चन में ये दिए हैं, ओकशॉट हैं, ट्रेवेलियन लेखक हैं, और कलिंगवुड और ब्यूरी, और ये इनके थॉट्स हैं जिनको मिलाना है। ठीक, तो ओकशॉट 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 मानते थे, ओकशॉट या मानते थे कि इतिहास को विज्ञान की तरह जो है पूरी तरह से नहीं देखा जा सकता है। ठीक, तो 1 का ये डी होगा। ठीक है, इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं होता है। और ट्रेवेलियन जो थे ये कहते थे कि इतिहास केवल रटने लायक जानकारी या तारीखों का ढेर नहीं है, उससे ज्यादा है। ठीक है, तो ये है, इतिहास केवल तथ्यों का संग्रह नहीं है, बी ऑप्शन। ठीक, और कलिंगवुड कलिंगवुड का मानना था कि हर दौर का इतिहास उस समय की सोच और जरूरत के हिसाब से लिखा जाता है। तो यानी संपूर्ण इतिहास समकालीन होता है। 3 का ए हुआ। बाकी बचे ब्यूरी। तो ब्यूरी महोदय ने कहा कि अतीत को समझना और जानना संभव है, और ये भी एक सच है। ठीक, यानी 4th का सी होगा, अतीत का ज्ञान सत्य है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए। 1 का डी, 2 का बी, 3 का ए एंड 4 का सी। ठीक, किस इतिहास विचारक ने कहा कि संपूर्ण इतिहास समकालीन इतिहास होता है? तो ये किसने कहा था? बेनडिटो क्रोचे ने। ठीक, बेनडिटो क्रोचे। इसका मतलब कि हर इतिहास समकालीन इतिहास होता है। हम अतीत को हमेशा आज की नजर से देखते हैं। ठीक है, जैसे हम बीते समय की घटनाओं को वैसे समझते हैं जैसे हमारी आज की सोच होती है। तो ये विचार किसने दिया था? बेनडिटो क्रोचे ने। ठीक है, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अंतहीन संवाद है, यह किसका कथन है? तो इसका मतलब यह है कि इतिहास जो है कोई पुरानी चीज नहीं जो बीत गई हो, बल्कि आज भी वो हमारे सोचने के तरीकों को प्रभावित करता है। जैसे आज हम जो फैसले लेते हैं वो बीते समय से कुछ न कुछ सीख कर ही लेते हैं। ठीक, तो ये लाइन जो है E.H. कैर महोदय ने दिया था। तारीखों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्त रूप है? तो ये जो है बिफोर क्राइस्ट। ठीक, यानी ईसा
मसीह या जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले की जो तारीख है, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, ठीक, जैसे 200 बीसी है, यानी ईसा मसीह के जन्म से 200 साल पहले, मतलब उनके बर्थ के 200 साल पहले की बात हो रही है, ठीक। ये कॉन्सेप्ट था बीसी का। तिथियों में प्रयुक्त एडी यानी एनो डोमिनी, ठीक। एनो डोमिनी जो होता है वो लैटिन भाषा से आया है और इसका मतलब होता है ईश्वर के वर्ष में, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को, बिफोर क्राइस्ट में पहले का, और एनो डोमिनी में ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को। जैसे 2024 एडी का मतलब है कि यीशु के या जीसस के जन्म के 2024 साल बाद, ठीक। वर्ष 50 ईसा पूर्व या बीसी का कालक्रम में स्थान क्या होगा, ठीक। तो देखिए, इसको हम समझते हैं। जैसे बीसी में जो गिनती होती है वो उल्टी चलती है, जितना बड़ा नंबर उतना पुराना समय। तो 20, जैसे 150 बीसी यानी 150 साल पहले, और 50 बीसी यानी उससे 100 साल बाद, ठीक। समझ रहे हैं ना? मतलब 50 बीसी 150 साल के बाद आता है। पहले 150 बीसी आएगा, फिर धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि जो पॉइंट है ईसा मसीह का जन्म वाला, जैसे उसको हम एक जीरो पॉइंट मान लेते हैं, तो जीरो पॉइंट से अगर और पहले जाएंगे तो बीसी हो जाएगा। जैसे 1 बीसी की बात करें तो वो हो गया यीशु के जन्म से या जीसस के जन्म से 1 साल पहले की बात कर रहे हैं। और जैसे 50 बीसी हो गया तो जीसस के जन्म के 50 साल पहले। और वहीं अगर 150 बीसी हो गया तो जीसस के जन्म के 150 साल पहले, ठीक है। तो कौन ज्यादा पहले हुआ? जिसकी ईसा के जन्म से दूरी जो है वो ज्यादा है, यानी 150 बीसी, ठीक। देखिए, अब एक और थोड़ा आसान शब्दों में समझिए और सिंप्लीफाई करता हूं, हो सकता है बाउंस कर गया हो आपको। तो ईयर देखिए, जैसे 150 साल बीसी दिया हुआ है ना, यानी 150 साल पहले, और 50 बीसी यानी 50 साल पहले, ठीक। तो 150 बीसी जो है वो पहले आया और 50 बीसी जो है वो बाद में आया, ठीक। जब हम इसको जीरो पॉइंट मान रहे हैं तो बिफोर 150 बीसी पहले आएगा, फिर 40, फिर 140 होगा, 140, 130, 150 बीसी फिर आएगा ना, फिर जाके ऐसे ऐसे कम होगा। तो ठीक है, तो 50, फाइनल आंसर ये हुआ कि 50 बीसी यानी 150 बीसी के बाद आता है, क्योंकि बीसी में जितनी बड़ी संख्या उतना पुराना साल। तो करेक्ट ऑप्शन 150 ईसा पूर्व बाद। वर्ष 1015, 1015 ईस्वी किस सेंचुरी में आता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 है, एकदम आराम से समझिए, कोई जल्दी नहीं है। जैसे जब हम सेंचुरी निकालते हैं तो एक सिंपल ट्रिक याद रखिए कि सदी यानी सेंचुरी, वर्ष का पहला 2 अंक +1 कर दीजिए, ठीक। सेंचुरी का पहला 2 अंक प्लस उसमें 1 कर दीजिए, ठीक। पहला 2 अंक +1, तो अगर वह साल 100 से पूरा डिवाइड नहीं होता है, जैसे यहाँ क्या दिया गया था, यहाँ दिया गया था 1015 ना, तो डिवाइड 100, ठीक। तो ये निकल जाएगा 10.15। तो यह 10वीं सदी नहीं है, ये हो जाएगी 11वीं सदी, ठीक है। 10 + 1, 11वीं सदी, ये करेक्ट ऑप्शन।
नीचे दिए गए संवत्सरों को उनके प्रारंभिक वर्षों से मिलाएं। संवत्सर, तो विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत, कलि संवत। ठीक है, तो विक्रम संवत जो था वो 58 ईसा पूर्व यानी राजा विक्रमादित्य ने इसको शुरू किया था। और शक संवत 78, क्या था 78। ठीक, विक्रम संवत 58 और गुप्त संवत जो था वो 320। ठीक, 320 था गुप्त वंश द्वारा। और कलि संवत, ये जो कलि संवत था ए, ठीक, ये था 3102। ठीक, जिसे कलयुग की शुरुआत में माना जाता है। तो ऑप्शन जो है इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। विक्रम संवत की शुरुआत कब मानी जाती है? तो विक्रम संवत की शुरुआत जो है, विक्रम संवत का आरंभ जो है राजा विक्रमादित्य ने किया था और यह संवत जो है 58 ईसा पूर्व गिना जाता है, 58 ईसा पूर्व। शक संवत का आरंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? शक संवत की शुरुआत 78 ईसा पूर्व में मानी जाती है। इसे सम्राट कनिष्क ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? सम्राट कनिष्क ने। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो किस संवत पर आधारित है? भारत सरकार ने जो ऑफिशियल पंचांग अपनाया है वह शक संवत पर आधारित है। इसमें जो है मार्च से साल की शुरुआत मानी जाती है। किसमें? शक संवत में। ठीक, गुप्त संवत 1319 से 1320 की शुरुआत जो है किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है और उसी के समय लगभग 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत जो है वो शुरू किया था चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त ये फर्स्ट थे। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत की शुरुआत जो है किस उद्देश्य से की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यारोहण या राजा बनने की स्मृति में इसे शुरू किया था। यह गुप्त वंश के गौरव की शुरुआत मानी जाती है। ठीक, तो अपने राज्यारोहण की स्मृति में इसे शुरू किया था। ठीक, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। ठीक, तो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, शक संवत 78, ठीक, तो इसमें करेक्ट कौन सा है? तो विक्रम संवत तो 58 ईसा पूर्व है, शक संवत 78, गुप्त संवत जो है 13, और मुस्लिम जो शासन था वो 1192। ठीक, मोहम्मद गोरी के विजय के साथ शुरू हुआ। तो आप यह कह सकते हैं कि सभी ऑप्शन करेक्ट हैं, उपरोक्त सभी सही हैं। सम्राट हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की शुरुआत किस अवसर पर की थी? तो जो सम्राट थे हर्षवर्धन, उन्होंने 606 ईस्वी में जब गद्दी संभाली तभी अपने राज्यारोहण की याद में हर्ष संवत की शुरुआत की। ठीक, राज्यारोहण के अवसर पर।
वह कौन सा संवत है जिसे कलचुरी संवत भी कहा जाता है, क्योंकि उसे कलचुरी वंश ने अपनाया था। तो त्रैकुटक संवत जो है वो कलचुरी वंश ने अपनाया और इसलिए यह कलचुरी संवत कहलाने लगा। किसने अपनाया था? त्रैकुटक संवत को कलचुरी संवत कहा जाता है। कलचुरी वंश ने इसको अपनाया और इसीलिए इसको यह कलचुरी संवत कहा जाता है। ठीक, तो कौन सा था? त्रैकुटक संवत। चालुक्य वंश में विक्रम संवत का पुनः प्रचलन किस शासक ने कराया? तो ये थे, कौन थे? चालुक्य राजा विक्रमादित्य 6 ने विक्रम संवत को फिर से अपनाया और पुनः शुरू किया। ठीक, विक्रमादित्य 6 या खस्ट आप कह सकते थे। निम्नलिखित में से किस शासक ने एक नया संवत शुरू किया और ऐतिहासिक यश प्राप्त किया? तो लक्ष्मण सेन थे। ठीक, लक्ष्मण सेन जो थे वो बंगाल के सेन वंश के राजा थे और उन्होंने एक नया संवत शुरू किया जिससे उनका नाम जो है इतिहास में अमर हो गया। वर्ष 2009 ईस्वी में शक संवत का कौन सा वर्ष चल रहा था? तो 1931। ठीक, कैसे? चलिए इसको थोड़ा हल करते हैं, सॉल्व करते हैं कि ये कैसे ऐसा है। जैसे हम समझिए, ईस्वी सन जो होता है वो इक्वल होता है शक संवत और इसी में प्लस कर दीजिए 78। ठीक, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि शक संवत और शक संवत इक्वल टू ईस्वी सन -78। ठीक, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, जैसे ये 2009 है, क्या है? 2009 और -78। ठीक, तो इज इक्वल टू ये आ गया 1931। ठीक, तो यही करेक्ट ऑप्शन है। यदि विक्रम संवत 2070 चल रहा हो तो वह ईस्वी सन में किस वर्ष के बराबर होगा? तो वो 2013 होगा। ठीक, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो इस सवाल को भी उसी तरह हल किया जा सकता है जैसे विक्रम संवत इज इक्वल टू ईस्वी संवत और प्लस 57। ठीक, या आप इसको नोट्स के रूप में लिख भी सकते हैं। तो या ईस्वी सन अगर करेंगे तो ईस्वी सन इक्वल विक्रम संवत -57 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 2070 -57 इक्वल 2013। ठीक, सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड रहे हैं क्या? विक्रम संवत और शक संवत की शुरुआत के बीच कितने वर्ष का अंतर है? तो विक्रम संवत और शक संवत ना, तो विक्रम संवत की जो शुरुआत होती है विक्रम संवत की, वो 58 ईसा पूर्व में, और शक संवत की शुरुआत कब होती है? ये 78 है। ठीक, और दोनों के बीच का अंतर अगर निकालना हो तो आप 78 प्लस 58, ठीक, 136। नहीं, ये मतलब ये सीधा तरीके से आप ऐसे इसको नहीं गिन सकते हैं। ठीक, क्योंकि अगर मैथ की भाषा में ये गलत हो जाएगा
आंसर तो आपका करेक्ट आ ही जाएगा, लेकिन ये इनकरेक्ट है। तो हम इसको ऐसे करेंगे 78 और ये माइनस माइनस 58। ठीक, तो ये हो जाएगा कोष्टक के बाहर 78 प्लस 58 और ये 1336 ईयर्स। ठीक, आमतौर पर गणना जो है इस विषय में होती है, इसलिए सही अंतर जो है वो 135 से थोड़ा कम, लेकिन एक्सेप्टेबल आंसर होता है 78। ठीक, यदि कोई शिलालेख शक संवत 465 में अंकित हो, ठीक, तो वह विक्रम संवत के किस वर्ष के बराबर होगा? तो ये जो है ये मतलब यहाँ तो ऑप्शन ही गलत दे दिया है। ठीक, करेक्ट ऑप्शंस बिलो द एक्सप्लेनेशंस 543, ये रॉन्ग ऑप्शन था। तो इसको भी हम देख लेते हैं। विक्रम संवत इक्वल शक संवत प्लस 135 या 136। ठीक, कभी कभी इसको 135 भी लिया जाता है। तो 465, ठीक, 465 प्लस 78 इक्वल 543। ठीक, 543 तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। ठीक, यानी आंसर तो ये करेक्ट है जो है आया है 543, लेकिन ऑप्शन में ये मेंशन ही नहीं किया है। ठीक, 465 प्लस 78 543 होगा। ठीक, यदि राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हो, ठीक, तो उस वर्ष शक संवत कितना होगा? हाँ जी, आपको सीख ही लीजिए आप पूरी तरीके से बिना, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस पैटर्न का। ठीक, तो फार्मूला क्या था? शक संवत इक्वल विक्रम संवत माइनस 78। ठीक, तो विक्रम संवत क्या है? 2063 माइनस 78 इक्वल 1985। ठीक, तो लेकिन आपके प्रश्न में यह जो है संवत का आधार वर्ष अलग लिया गया है। यदि सही आधार वर्ष जैसे 1940 से शुरू हुआ शक संवत माने, तो ये आंसर बदल जाएगा। जैसे 206, देखिए 20 है यहाँ, 63 और 135 ले लिए हैं यहाँ। ठीक, तो ये हो जाएगा 1928। ठीक, और यह विकल्प भी नहीं दिया हुआ है, दिया तो है भाई, सही है। देखिए ये समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। एक ही क्वेश्चन लेके आप लटके ना रहिए, करिए मुझे समझ नहीं आया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी ये जो क्वेश्चन था, चलिए सब बेकार है कि ज्यादा इसमें दिमाग नहीं खपा रहे। तो स्तर विन्यास पद्धति स्ट्रेटिग्राफी, ठीक, स्ट्रेटिग्राफी का उपयोग मुख्य रूप से किसके अध्ययन में किया जाता है? तो यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें जमीन के नीचे की परतों को क्रम से देखा जाता है। किसमें? स्ट्रेटिग्राफी में। ठीक,
इससे ये पता लगाया जाता है कि कौन सी चीजें पहले आई और कौन सी बाद में। इसका उपयोग जो है हम आर्कियोलॉजी में होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है भौतिक अवशेषों की परतों का क्रम। ठीक। कार्बन 14 विधि, कार्बन 14 डेंटिंग मेथड किस वैज्ञानिक ने विकसित की थी? तो ये विलार्ड लिपि थे। कौन थे? विलार्ड लिपि। तो कार्बन 14 डेंटिंग एक वैज्ञानिक विधि है जिससे प्राचीन चीजों की जो है एज पता की जाती है। और इसे अमेरिकी वैज्ञानिक विलार्ड लिपि ने 1940, ठीक कब? 1940 के दशक में विकसित किया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। लकड़ी, हड्डी और शंख जैसे पुरातात्विक अवशेषों की उम्र का निर्धारण करने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? ठीक। तो कास्ट, अस्थि, शंख आदि की तिथि जो है, कार्बन 14 एक रेडियोधर्मी तत्व है जो सजीव वस्तुओं में पाया जाता है। और जब वो वस्तु मर जाती है तो तब जो है कार्बन 14 जो है धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और इसी को माप कर वैज्ञानिक उसकी उम्र बताते हैं। ठीक है। एक बार फिर से हम देखते हैं कि कार्बन 14 एक रेडियोधर्मी तत्व है। कार्बन 14 क्या है? एक रेडियोधर्मी तत्व है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है जो सजीव वस्तुओं में पाया जाता है। जब वो वस्तु मर जाती है, डेड हो जाती है, तब से ही, मतलब जैसे डेड हो गई और तब से ही कार्बन 14 जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और इसी को मापकर वैज्ञानिक जो होते हैं उसकी एज का पता लगाते हैं। उस कास्ट, अस्थि, शंख जो भी है उनकी एज का। तो इसी को हम कार्बन डेंटिंग कहते हैं। ठीक, कार्बन डेंटिंग। कार्बन 14 विधि मुख्य रूप से किन वस्तुओं की उम्र जानने के लिए उपयोग होती है? तो यह सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सजीव वस्तुएं, जैसे हड्डी हो गई, पेड़ पत्ते, जीवाश्म हो गए आदि की उम्र बताने में सहायक है। यह चट्टानों पर काम नहीं करता है। ठीक है, सिर्फ जीवाश्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं। इतिहास का युग तब शुरू माना जाता है जब मनुष्य ने क्या करना शुरू किया। ठीक, इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? जब तक लेखन का विकास जो है नहीं हुआ था, वह समय जो है प्राग ऐतिहासिक या प्री हिस्टोरिक कहलाता है। जैसे ही मानव ने लिखना शुरू किया तो वो युग इतिहास कहलाने लगा, यानी लिखना सीखा जब। भारत में ऐतिहासिक युग की शुरुआत किस काल से मानी जाती है? भारत में लेखन का प्रमाण जो है वो 600 ईसा पूर्व से मिलता है। जैसे वैदिक ग्रंथ, महाजनपदों के अभिलेख। ठीक, कब मिला था? 600 ईसा पूर्व में। सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि इसमें हमें लेखन प्रणाली के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन आज तक उसे पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए यह इतिहास जो है प्रागैतिहासिक के बीच की एक कड़ी बना है। ठीक, तो इसमें लेखन प्रणाली के प्रमाण मिलते हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता इसीलिए कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, नेशनल कैलेंडर, जिसका आधार शक संवत है, उसमें एक चैत्र किस ग्रेगोरियन तारीख के आसपास आता है? तो भारत सरकार का एक आधिकारिक पंचांग है जो एक चैत्र एक चैत्र से शुरू होता है। ठीक, तो यह तारीख जो है हर साल ग्रेगोरियन कैलेंडर में 22 मार्च या लीप वर्ष में 21 मार्च को आती है। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन ए है। इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटने की परंपरा किसने शुरू की थी? तो इतिहासकार सेलेरियस थे, ने सबसे पहले इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक, सेलेरियस। अतीत की घटनाओं के बारे में जानकारी देने वाले स्रोतों को क्या कहा जाता है? ऐसे प्रमाण या साधन जो हमें बीते जमाने की घटनाओं के बारे में जानकारी देते हैं, जैसे दस्तावेज हो गए, सिक्के हो गए, इमारतें आदि हो गए, तो उन्हें ऐतिहासिक ही स्रोत कहेंगे। ऐतिहासिक स्रोत क्या कहेंगे? उन्हें ऐतिहासिक स्रोत तो कहेंगे। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही है, देखते हैं इसको। तो पुरातात्विक स्रोत जैसे खुदाई में मिली चीजें या प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं और ज्यादा भरोसेमंद माने जाते हैं। ठीक, तो ये तो करेक्ट है। और साहित्यिक स्रोत अक्सर बाद में लिखे गए हैं और लेखक की सोच से यह प्रभावित हो सकते हैं, तो ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन ए ही ज्यादा करेक्ट है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति का सबसे पुराना विवरण मिलता है? तो ऋग्वेद में सबसे पहले धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, इसलिए यह प्राचीन वैदिक युग का एक प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, ऋग्वेद। निम्न में से कौन सा ग्रंथ जो है श्रुति ग्रंथ का हिस्सा नहीं है? श्रुति ग्रंथ में क्या आता है, क्या आता नहीं? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ये सभी श्रुति ग्रंथ हैं, और प्राण जो है एक बाद का ग्रंथ है और इसमें कल्पनाएं ज्यादा थी। ठीक, तो ये करेक्ट ऑप्शन प्राण है। ठीक, तो श्रुति ग्रंथों में क्या आता है? संहिता आती है, ब्राह्मण आता है, आरण्यक आता है। ठीक, संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक ये सभी जो हैं श्रुति ग्रंथ है। प्राण जो है एक बाद का ग्रंथ है और इसमें जो है कल्पनाएं ज्यादा थी। ठीक, कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है कि जो इसमें है वही संसार में है और जो इसमें नहीं है वह कहीं नहीं है? ठीक, तो जो इसमें है वही संसार में है, यह प्रसिद्ध दावा जो है महाभारत करता है, क्योंकि यह ग्रंथ जो है जीवन के हर पहलू को छूता है। ठीक, धर्म, राजनीति, युद्ध, नैतिकता आदि। ठीक, तो ये महाभारत है। त्रिपिटक त्रिपिटक किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? तो
त्रिपिटक जो था वो बौद्ध धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है और बौद्ध धर्म को हम 3 भाग में बाँटते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक? इन तीनों को ही मिलाकर हम इसे त्रिपिटक कहते हैं, ठीक? जातक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? बौद्ध से, ठीक? जातक कथाएं या बौद्ध ग्रंथ जो हैं, जिसमें बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां हैं, इनमें हमें नैतिकता और उपदेश मिलते हैं। बौद्ध। मिलिंद प, मिलिंद पन्हो किस बौद्ध वृक्ष और राजा के संवाद का ग्रंथ है? तो ये नागसेन, ठीक? राजा मिलिंद और भिक्षु नागसेन का इसमें संवाद है। यह एक ऐसा संवाद शैली में लिखा गया ग्रंथ है जिसमें बौद्ध धर्म के जटिल प्रश्नों का एक आसान उत्तर दिया गया है इसमें, इस ग्रंथ में। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और भिक्षु नागसेन का संवाद है और यह एक ऐसा संवाद शैली में लिखा गया ग्रंथ है जिसमें बौद्ध धर्म के जटिल प्रश्नों का आसान उत्तर दिया गया है। अर्थशास्त्र, ठीक? किस ग्रंथ की तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है? क्या था? अर्थशास्त्र, ठीक? मैकियावेली ने राजनीति में चालाकी और व्यवहारिकता को महत्व दिया था, ठीक? और ठीक वैसे ही कौटिल्य ने भी अर्थशास्त्र में राजनीति को शक्ति और रणनीति के आधार पर समझाया है, ठीक? अर्थशास्त्र ग्रंथ मुख्य रूप से किस विषय पर केंद्रित है? तो राजनीतिक नीतियां, ठीक? किस पर केंद्रित है? राजनीतिक नीतियां। अर्थशास्त्र का असली जो फोकस है वो राज्य की व्यवस्था, कानून, कर और राजा की जिम्मेदारी। यह कोई आर्थिक किताब नहीं है बल्कि यह एक राजनीतिक गाइड बुक आप इसको मान सकते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को। कल्हड़ द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है जिसमें कश्मीर के राजाओं का वर्णन किया गया है? कल्हड़ की ऐतिहासिक कृति जो थी राजतरंगिणी, कश्मीर के इतिहास को कल्हड़ ने बहुत ही विस्तार से लिखा है। उनकी कृति राजतरंगिणी को भारत की पहली ऐतिहासिक पुस्तक भी कहा जाता है, ठीक? राजतरंगिणी। संस्कृत व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी किस विद्वान द्वारा रचा गया था? तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ में व्याकरण के 4000 से अधिक सूत्र लिखे। यह नियम आज भी संस्कृत भाषा की नींव मानी जाती है, ठीक? पाणिनि थे। संस्कृत में लिखा गया प्रसिद्ध महाभाष्य ग्रंथ किस विद्वान की रचना है? यह पतंजलि की है, ठीक? पाणिनि के व्याकरण को समझने के लिए पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। किसने लिखा? पतंजलि ने। और इसे एक बड़ा भाष्य कहा जाता है क्योंकि यह एक विस्तारपूर्ण व्याख्या करता है, ठीक? पतंजलि। कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम का प्रमुख पात्र कौन था? तो अग्निमित्र। अग्निमित्र जो है मालविकाग्निमित्रम का नायक था,
ठीक, यानी हीरो। और कालिदास का यह नाटक प्रेम कथा पर बेस्ड है, जिसमें नायक शुंग वंश के राजा अग्निमित्र हैं और इसमें मालविका नाम की एक राजकन्या से प्रेम की कहानी है। ठीक। सम्राट सम्राट हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित हर्षचरित किसने लिखा था? तो हर्षचरित जो है हर्ष की जीवनी है। हर्षचरित को बाण भट्ट ने लिखा था, जो हर्षवर्धन के राज कवि भी थे। इसमें सम्राट हर्ष के जीवन और शासन का एक सुंदर वर्णन किया गया है। ठीक। तो बाण भट्ट। विक्रमादेवचरित नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो विक्रमांक देवचरित जो है विल्हड़ द्वारा रचित है। यह एक कन्नड़ शासक विक्रमादित्य सिक्स के जीवन पर आधारित है। इसे संस्कृत में लिखा गया और इसके रचयिता कौन थे? विल्हड़ थे। पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो जो है वो वीरगाथा की शैली की कृति है, जो चंद्रबरदाई ने यह ग्रंथ लिखा, जो पृथ्वीराज चौहान के जीवन और उनके वीरता की गाथा है। और इस वीर काव्य का इसे वीर काव्य का उदाहरण भी माना जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो कवि की रच चंद्रबरदाई। एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई। निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो हेरोडोटस सिकंदर के साथ नहीं आया था। ठीक। कौन? हेरोडोटस। सिकंदर के साथ जो है भारत आने वालों में नियारकस और एनासीक्रिटस और एरिस्टोबुलस जैसे यूनानी आए थे। ठीक। और हेरोडोटस तो बहुत पहले ही, यानी 5वीं सदी, ठीक, 5th सेंचुरी में ही के इतिहासकार थे और इसलिए वो सिकंदर के समय तक जीवित ही नहीं थे। कौन? हेरोडोटस। ठीक। आप कहीं या तो नोट डाउन कर लीजिए। भारत यात्रा करने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? तो वो और कोई नहीं, मेगास्थनीज थे। ठीक। कौन थे? मेगास्थनीज। वह पहला विदेशी यात्री मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज एक ग्रीक राजदूत था, जो सेलुकस निकेटर की ओर से चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसे भारत आने वाला पहला विदेशी माना जाता है। किसे माना जाता है? मेगास्थनीज को। मेगास्थनीज द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। क्या है? इंडिका है मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक। ठीक। इस पुस्तक में भारत के समाज, शासन, धर्म, कानून और संस्कृत का वर्णन जो है मिलता है। हालांकि मूल पुस्तक जो है अब उपलब्ध नहीं है, लेकिन अन्य लेखकों ने इसका एक उद्धरण दिए हुए हैं। ठीक। इंडिका। प्राचीन ग्रंथ जियोग्राफिया किस लेखक की रचना है? ठीक। तो जियोग्राफिया जो है वह स्ट्रैबो की रचना है। किसकी? स्ट्रैबो। स्ट्रैबो, जो कि स्ट्रैबो एक यूनानी भूगोलवेत्ता थे। कौन थे? भूगोलवेत्ता। और उसकी किताब जियोग्राफिया में दुनिया के भूगोल और देशों की जानकारियां दी गई हैं। ठीक। दुनिया के भूगोल और देशों की जानकारियां दी गई है।
नेचुरलिस हिस्टोरिया नामक ग्रंथ किसने लिखा? नेचुरलिस हिस्टोरिया प्लिनी की किताब थी। किसकी? प्लिनी की। और प्लिनी द एल्डर ने यह पुस्तक लिखी। कौन? प्लिनी द एल्डर उन्हें कहा जाता था। यह पुस्तक लिखी थी जिसमें प्रकृति, जीव जंतु, खगोल और विज्ञान की जानकारियां थी। और यह ज्ञानकोश जो था, यह इसको एक तरह से आप इनसाइक्लोपीडिया जैसा समझा जाता था उस वक्त। पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी नामक यात्रा वृत्तांत किसकी रचना है? पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी एक अज्ञात यूनानी लेखक की कृति है। अ, कौन? एक अज्ञात यूनानी लेखक की कृति। और यह एक नाविक की डायरी है। जैसे यह एक नाविक की डायरी जैसी रचना है जिसमें हिंद महासागर और व्यापारिक बंदरगाहों का विवरण है। लेखक का नाम ज्ञात नहीं है, लेकिन यह यूनानी था, इतना ज्ञात है। एक यूनानी अज्ञात लेखक। प्रसिद्ध चीनी यात्री फहान किस देश से आया था? फहान जो आया था वो चीन का था। कहाँ का था? चीन, चाइना। वह एक बौद्ध भिक्षु था जो भारत में बौद्ध धर्म का अध्ययन करने आया। उसका मुख्य उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों को इकट्ठा करना था। फाहयान किस शासक के समय भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक। फाहयान जो था वह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया। गुप्त काल में भारत जो था वो समृद्ध था और बौद्ध धर्म का मतलब बड़ा प्रभाव था। फाहयान ने भारत की यात्रा करके अपने अनुभवों को एक विस्तार से लिखा हुआ है। फाहयान किस शासक के समय भारत आया था? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। ठीक। फाहयान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया और गुप्त काल में भारत समृद्ध था और बौद्ध धर्म का बड़ा विस्तार था। और फाहयान ने भारत यात्रा में अपने अनुभवों को विस्तार दिया। कितनी बार रिपीट कर रहा हूँ सेम क्वेश्चन को? हर्षवर्धन के समय भारत आने वाला प्रमुख चीनी यात्री कौन था? तो ये वैन सांग था। कौन था? वैन सांग। हर्षवर्धन के दरबार में आया था। वैन सांग एक बौद्ध भिक्षु और चीनी यात्री था जो सेवेंथ सदी मतलब 7th सेंचुरी में भारत आया। और उसने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत का भ्रमण किया और बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। ठीक। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहा था? तो ये प्रतिहार थे। ठीक है। सुलेमान ने प्रतिहारों को रूहमा कहा। अरब यात्री सुलेमान 9वीं सदी में भारत आया और उसने गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य को रूहमा नाम से उल्लेख किया जो उनकी ताकत और समृद्धि को दर्शाता है। ठीक। अल बेरूनी किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? महमूद गजनवी के। ठीक। किसके? महमूद गजनवी के। अल बरूनी जो है एक फारसी विद्वान है जो महमूद गजनवी के आक्रमणों के समय भारत आया था। अल बरूनी एक फारसी विद्वान था जो महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत आया और उसने भारत की संस्कृति, धर्म और विज्ञान पर किताब लिखी थी, एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था किताब उल हिंद। ठीक। महमूद गजनवी। ठीक। इब्न बतूता जो था वह किस देश का निवासी था? इब्न बतूता मोरक्को का निवासी है। यह एक प्रसिद्ध मुस्लिम यात्री था
जो अफ्रीका के मोरक्को देश से आया था, उसने लगभग 30 साल दुनिया भर में यात्रा की थी। कितना? 30 इयर्स। ठीक। मोरक्को। इब्न बतूता भारत में किस शासक के समय आया था? तो वह मुहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। किसके समय? मुहम्मद बिन तुगलक के समय। वो 14वीं सदी में भारत आया और दिल्ली के सुल्तान जो थे मोहम्मद बिन तुगलक का कोर्ट ज्वाइन किया और कुछ समय भारत का एक काजी भी रहा। काजी यानी आप न्यायाधीश कह सकते हैं। ठीक। तो भाई अच्छी पोस्ट थी, सीधे जज। विजयनगर साम्राज्य के किस राजा के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक ने भारत की यात्रा की थी? तो अब्दुल रज्जाक जो थे वो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए और यह फारसी राजदूत था। अब्दुल रज्जाक जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में आया था और उसने विजयनगर की समृद्धि का वर्णन किया है। देवराज द्वितीय के समय आया था। ठीक। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? ठीक। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861, कब? 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने की। यह भारत की ऐतिहासिक धरोहरों को खोजने और संरक्षित करने का कार्य करता है। कौन संरक्षित करने का कार्य करता है? तो है ASI। ठीक। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक। अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो भारतीय पुरातत्व के वो पितामह कहे जाते थे। उन्होंने ASI के पहले डायरेक्टर जनरल के रूप में काम किया और बौद्ध स्थलों की खुदाई और प्राचीन अवशेषों की खोज में उनकी एक बड़ी भूमिका रही है। ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले किस विद्वान द्वारा की गई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है वो दयाराम साहनी। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। इसकी खोज जो है वो 1921 में दयाराम साहनी ने किया था और जब उन्होंने हड़प्पा यानी अब जो पाकिस्तान में है खुदाई करवाई थी, तो इसलिए दयाराम साहनी को हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता माना जाता है। ठीक है। आप याद करने के लिए एक ट्रिक भी आप नोट डाउन कर सकते हैं कि हर दया। ठीक। हर प्लस दया। ठीक। हड़प्पा दया। हर दया इक्वल टू हड़प्पा और दयाराम। ठीक। सिंधु घाटी, एक सेकेंड, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? तो ये 1921 था। ठीक। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। जो अब पंजाब जो कि पाकिस्तान में भी है, अब उनके हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई की थी और वहीं से एक पुरानी और व्यवस्थित सभ्यता के अवशेष मिले जिसे बाद में सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन कहा गया। और यह भारत के एक प्राचीन नगर अर्बन सिविलाइजेशन का सबसे पहला प्रमाण है। ठीक। तो 21वीं सदी में यानी 1921 याद रखो और हड़प्पा खुदाई
और सभ्यता की शुरुआत, ठीक?